अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिजिक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 6 के चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट करेंगे। एज द नेम सजेस्ट चैप्टर नंबर 9 बेस करता है स्टैटिस्टिकल डाटा हैंडलिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि स्टैट्स के अंदर स्टैट्स मैथ की एक सब ब्रांच है जिसमें हम नंबर सिस्टम पे ज़्यादा फोकस रखते हैं, हम रिसर्च करते हैं। डाटा की फॉर्म में हम देखते हैं कि हमारे पास नंबर सिस्टम आप अक्सर सुनते होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर का ज़रा जो नाम है इसको मैं एलेबोरेट कर दूं कि स्टैटिस्टिकल डाटा हैंडलिंग का मतलब क्या है और फिर हम आगे क्या पढ़ने जा रहे हैं। आजकल की दुनिया में आप अभी रियल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा ये देखते हैं कि आप किसी भी चीज़ की जब बात करते हैं तो स्टैट्स में बात करते हैं, नंबर्स की फॉर्म में बात करते हैं। वेदर यू आर प्लेइंग अ स्पोर्ट, आप किसी इलेक्शंस को देख रहे हैं, चाहे आप सर्वे कर रहे हैं कहीं पे, आपका सेंसस हुआ है, ये सब नंबर्स की फॉर्म में डाटा कलेक्ट किया जाता है और फिर उसके ऊपर हम डिबेट करते हैं कि नंबर्स क्या हमें बताते हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, क्या हम उस बात से समझते हैं। बहुत प्राइम एग्जांपल है इसकी, आप क्रिकेट मैच देखते हुए आप स्टैट्स देखते हैं, कुछ प्लेयर्स दूसरे प्लेयर से अच्छे लगते हैं आपको जस्ट बिकॉज कि उनके स्टैट्स अच्छे हैं। बाबर आजम के बारे में, विराट कोहली के बारे में, आप जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं उनको इतना अच्छा प्लेयर क्यों माना जाता है कि उनके स्टैट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। स्टैट्स बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जिनकी बेस पे हम अपनी राय कायम करते हैं। तो यही है स्टैटिस्टिकल डाटा हैंडलिंग कि आपको जितना भी डाटा स्टैट्स के अंदर मिलता है उसको हैंडल कैसे करना है, बिकॉज ये बहुत सेंसिटिव मैटर है। आपके पास इलेक्शंस देख लें, आपके पास जो सर्वे होता है, आपके पास जो सेंसस होता है, ये सारा डाटा इतना ज़्यादा जो है वो सिक्योरिटी वाइज इतना उसको आपको हैंडल करना होता है। तो इसकी बेस पे ये चैप्टर है कि स्टैटिस्टिकल डाटा हैंडलिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको कुछ स्टैट्स की बेसिक यहाँ पे सिखाई जाएंगी कि इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक्स आप इससे पहले नहीं पढ़ी हुई। तो स्टैट्स शॉर्ट फॉर्म में स्टैटिस्टिक्स को स्टैट्स कहते हैं, इसलिए मैं बार बार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या होता है स्टैटिस्टिक्स के बारे में। फिर हम उसके बारे में कुछ डिटेल्स देखेंगे कि पिक्टोग्राम्स और बार ग्राफ के बारे में कि वो क्या हैं, पिक्टोग्राम्स किसे कहते हैं, बार ग्राफ क्या है और हम इसे क्यों यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने बताया कि स्टैट्स नंबर्स की गेम है, मतलब इसमें आपको डाटा कलेक्ट करना होता है नंबर्स की फॉर्म में और फिर उसको अरेंज करना होता है और उसी की बेस पे अपना सारा जो है वो राय कायम करते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब डाटा आपके पास आएगा तो वो किस फॉर्म में आएगा। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर एक सर्वे करने जा रहे हैं, एक प्लेयर का आपने स्कोर चेक करना है, या कोई भी आप एक सेंसस हो रहा है, इलेक्शन हो रहे हैं, तो आप उस चीज़ को कैसे मैनेज करेंगे। तो 4 स्टेप्स याद रखने हैं आपने स्टैट्स के अंदर। देर आर 4 स्टेप्स जिनको आपको याद रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। पहली चीज़ जो होती है स्टैट्स के अंदर वो होती है कलेक्शन, यानी जिस बारे में आप बात करने जा रहे हैं, जो डाटा आपको मतलब कलेक्ट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो पहला स्टेप होगा वो होगा कलेक्शन। कलेक्शन आप डाटा की कर सकते हैं, कोई सर्वे करते हुए, सेंसस करते हुए, किसी प्लेयर को चेक करते हुए, नंबर्स की फॉर्म में। आप बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स दी जा सकती हैं रियल वर्ल्ड से जिसमें हम स्टैट्स को अप्लाई करते हैं। कलेक्शन के बाद नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो आपका होता है कि ऑर्गेनाइजेशन, कि जो डाटा आपने कलेक्ट किया उसको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में ले आए, इसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। कि आपने कोई डाटा, लेट सपोज मैं भी बाबर आजम की किसी प्लेयर की बात कर रहा था, सर्वे की बात करते हैं, सेंसस की बात करते हैं, आपने मरदमशुमारी की, सेंसस किया आपने कंट्री के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा कलेक्ट करेंगे आप कि डाटा आपने कलेक्ट कर लिया कि पूरे मुल्क में 25 करोड़ की लेट सपोज आबादी है। अब उसको आपने ऑर्गेनाइज करना है कि इसमें से बच्चे कितने हैं, इसमें 18 अबव कितने हैं, इसमें बुजुर्ग की जो तादाद है वो कितनी है, जो बूढ़े लोग हैं। तो इसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ये नेक्स्ट स्टेप होता है स्टैट्स के अंदर। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है ऑर्गेनाइजेशन के बाद, दैट इज़ डिस्प्ले। डिस्प्ले का जो वर्ड है ये बेसिकली वही डाटा जो आपने पहले कलेक्ट किया, ऑर्गेनाइज किया, उसी को डिस्प्ले कर देते हैं। अब डिस्प्ले के लिए आपको ये पिक्टोग्राम और बार ग्राफ चाहिए होते हैं कि डाटा तो आप नंबर्स की फॉर्म में 25 करोड़ का डाटा है लेट सपोज, या किसी प्लेयर का डाटा, तो उसे आप कैसे मतलब बताएंगे किसी को नंबर्स की फॉर्म में, तो बहुत ज़्यादा नंबर्स हैं बताना। तो फिर हम डिफरेंट काइंड ऑफ पिक्चर्स या डिफरेंट काइंड ऑफ ग्राफ्स को बनाते हैं वो अपना डाटा शो करने के लिए, जो बहुत ज़्यादा अपीलिंग होता है, अट्रैक्ट करता है आइज़ को, और सेकेंडली वो हमारी बात को समझा भी देता है। इसीलिए जो नेक्स्ट स्टेप है डिस्प्ले के बाद वो है कि इस डिस्प्ले से आप मतलब क्या लेंगे, दैट इज इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब ये हुआ कि आपने जो डाटा कलेक्ट करके ऑर्गेनाइज करने के बाद डिस्प्ले किया था उससे इंटरप्रेट क्या करना है, मतलब उससे मतलब क्या लेना है। जैसे भी मैं बार एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको एक प्लेयर की। आप क्रिकेट मैच देखते हैं, आपको एक डाटा यूँ सर्कल की फॉर्म में, सर्कुलर शेप में मिलता है कि एक प्लेयर है, उसने लेट सपोज मैं यहाँ पे वो ड्रॉ भी कर देता हूँ, ऐसा आपका एक क्रिकेट ग्राउंड होता है। लेट सपोज इसमें कोई डाटा जब डिस्प्ले किया जाता है तो यहाँ से एक प्लेयर अगर बैटिंग कर रहा है तो वो बताया जाता है कि इसका ये कर्व है, इसमें 20% स्कोर किया है एक प्लेयर ने, और ये जो आपकी वी बनती है इसमें 30% स्कोर है,
और सिमिलरली ये जो आपका ये बैक एरिया है जहाँ पे स्लिप और कीपर होते हैं, यहाँ पे लेट सपोज 20% आपका स्कोर है। यूँ आपको पूरा स्कोर डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाया जाता है किसी भी एक प्लेयर के 100 करने के बाद, सेंचुरी के बाद, कि ये उसका प्लेइंग एरिया था, यहाँ पे उसने स्कोर किया। अब बगैर डाटा बताए, अब इसके पीछे भी रीज़न तो यही है, कलेक्ट किया डाटा पहले हमने, फिर ऑर्गेनाइजेशन की, डिस्प्ले, हम डिस्प्ले देखने के बाद जब एक नॉर्मल एक लेमैन क्रिकेट मैच देख रहा है और सामने बैठ के, तो उसको ये पिक्चर देखने के बाद आइडिया हो जाता है कि इस प्लेयर ने सेंचुरी करते हुए किस एरिया में, किस जोन में सबसे ज़्यादा शॉट्स के लिए, किस जोन से ज़्यादा उसकी जो है वो स्कोर उसने स्कोर किया है। तो डिस्प्ले हमें किसी भी स्टैटिस्टिकल फिगर के अंदर सारी बात समझाने के लिए काफ़ी होता है। अब डिस्प्ले, ये जो भी मैंने आपके सामने बनाया है, इसको तो पाई चार्ट कहते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक्स आर देयर टू डिस्प्ले योर डाटा। अब ये इसको मैं रेज कर देता हूँ। अब हम नेक्स्ट अपने स्टेप पे आ जाते हैं कि डिस्प्ले करने के लिए जो मैंने पिक्टोग्राम और बार ग्राफ का नाम यहाँ पे शो किया, इसका क्या मतलब है। फर्स्ट ऑफ ऑल पिक्टोग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। पिक्टोग्राम्स नाम से ही ज़ाहिर है पिक्चर्स होंगी। जिस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे आगे एक्सरसाइज जब हम 9A सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि जैसे भी क्वेश्चन हमारे पास आएंगे, लेट्स सपोज अगर हम बसेस की बात कर रहे हैं तो हमारे पास बस की पिक्चर आ जाएगी। अगर हम कभी एप्पल्स की बात करते हैं तो एप्पल्स आ जाएंगे। यानी पिक्टोग्राम में जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं उसकी पिक्चर आ जाती है। ये पिक्टोग्राम की सबसे बेसिक डेफिनेशन है। बार ग्राफ नाम से ही जाहिर हो रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक ग्राफ होगा। ग्राफ में क्या होता है, आपके पास एक्सिस होते हैं, एक्स और वाई एक्सिस, उसमें आप बार बना देते हैं। बार आपकी एक ऐसी हॉरिजॉन्टल आप एक लाइन, वर्टिकल एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो एक बार की फॉर्म में आपको बताती है कि आपका वो नंबर कहाँ तक जाके मैच हो रहा है। अब जैसे कि मैं पहले बताया कि डिस्प्ले के लिए आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप डाटा को डिस्प्ले करने के लिए पिक्टोग्राम या बार ग्राफ ही शो करेंगे, लाइन ग्राफ भी इसमें आता है। इसके अलावा आपके पास पाई चार्ट भी, सर्कल ड्रॉ किया था उसमें पाई चार्ट के फॉर्म में भी आप डाटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप किस डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चीज़ यूज़ करेंगे। तो हर पिक्चर की अपनी कुछ एडवांटेजेस हैं। हर जो डिस्प्ले हमारे पास जो ऑप्शन है उसके कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ उसके डिसएडवांटेजेस हैं। पिक्टोग्राम सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये अपीलिंग है। अगर मैंने बताया कि अगर आपने बसेस की बात की तो आप बस ड्रॉ कर देंगे, तो इससे अच्छी चीज़ क्या होती है जिसके बारे में आप बात करें वो आपके सामने ड्रॉ हुई फिगर आ जाए। लेकिन इसका जो वो साइड इफेक्ट है या इसका डिसएडवांटेज है वो ये कि आपको कभी भी एग्जैक्ट नंबर्स की फॉर्म में डाटा मिलना थोड़ा मुश्किल है। अगर आपने पिक्चर्स ड्रॉ की, लेट सपोज एक बस ड्रॉ करते हैं, एक कंप्लीट बस का तो लेट सपोज मतलब है, लेकिन अगर आप उसको हाफ कर देंगे तो उसको थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है। तो पिक्टोग्राम का एक डिसएडवांटेज ये है कि हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते, लेकिन अपीलिंग बहुत ज़्यादा है पिक्टोग्राम। बार ग्राफ के अंदर ये तो है कि हम उसकी वैल्यूज़ तो बता सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बार ग्राफ की जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो जीरो ना हो तो दैट मीन आपका डाटा कंप्लीट नहीं शो होगा। लेट सपोज मैं यहाँ पे एक लाइन बना के आपको रफ सा एक बार ग्राफ दिखा देता हूँ। ऐसे हमारे पास एक ग्राफ होता है जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो डाटा हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, चाहे वो किसी का स्कोर है, चाहे नंबर ऑफ मैचेस हैं, कुछ भी आपने शो करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम ग्राफ बनाते हैं। लेट सपोज ये आपका एक इस तरह का वर्टिकल ग्राफ ड्रॉ होता है। ये आपके स्टार्टिंग पॉइंट जीरो होता है। अगर आप गलती से ऐसा ग्राफ बना दें जो आपका जीरो से स्टार्ट ना हो, ये जैसे लेट सपोज ये एक बार ग्राफ बनाया, अब ये ग्राफ तो एक्चुअल आपको पोजीशन शो कर रहा है। लेट सपोज यहाँ पे वैल्यू 15 थी कि आपने किसी चीज़ की वैल्यू चेक की, वो 15 पे जाके मैच करती है। लेट सपोज 2008 में किसी प्लेयर ने कितनी सेंचुरी स्कोर की, एक छोटी सी एग्जांपल है, तो ये आपको बड़ा इजी है। लेकिन यहाँ पे अगर डाटा इस तरह का आ जाए कि जो जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ, तो फिर आपको ये बड़ा मिसलीडिंग सा है। आपको ये इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं बताता कि ये स्टार्ट कहाँ से था और कितनी सेंचुरीज हैं या किसकी बात कर रहे हैं हम। तो बार ग्राफ का एडवांटेज ये तो है कि हमें नंबर से एग्जैक्ट मैचिंग हो जाती है, हम बात को समझ जाते हैं। लेकिन अगर इसका डिसएडवांटेज ये है कि ड्रॉ करते हुए अगर इसके स्टार्टिंग पॉइंट का ख्याल ना रखा जाए तो डाटा जो होगा वो बड़ा मिसलीडिंग होगा और बात की समझ नहीं आएगी। सो ये कुछ बेसिक्स थी जो मैंने यहाँ आपको क्लियर कर दी। इसी बेस के ऊपर आपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने। एक्सरसाइज 9A में बिल्कुल बेसिक है, बिकॉज इंट्रोडक्शन है हमारा बिल्कुल अभी स्टैट्स के साथ। हमें कुछ भी ऐसा डिटेल नहीं पड़ी कि हमें स्टैट्स के बारे में पता हो। सिर्फ हम कुछ देखेंगे कि हमारे पास बार ग्राफ, कुछ पिक्टोग्राम्स आएंगी जिनकी बेस पे हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं बार बार बता रहा हूँ कि चार जो बेसिक बातें वो क्लियर रखनी है आपको कि फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा, जब भी आप स्टैट्स पढ़ेंगे तो यही चार बातें होती हैं: कलेक्शन ऑफ डाटा, देन ऑर्गेनाइजेशन, देन डिस्प्ले, देन इंटरप्रिटेशन। तो हमें कुछ डिस्प्ले दिए जाएंगे या कुछ ऑर्गेनाइजेशन यानी टेबल की फॉर्म में डाटा दिया जाएगा, या तो उसको डिस्प्ले करने के लिए कहा जाएगा हमसे, या अगर डिस्प्ले की फॉर्म में डाटा हमें दिया गया, लेट सपोज बार ग्राफ दिए हुए या पिक्टोग्राम दिया हुआ है, इसकी बेस पे हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बताएं आपने क्या समझा, आपने क्या इंटरप्रेट किया। सो ये एक्सरसाइज 9A में हमने करना है। सो मूव करते हैं एक्सरसाइज 9A की तरफ कि हमसे क्या क्वेश्चन पूछे गए। Question number 1. The pictogram illustrates the number of buses registered with the registry of vehicles each year from 2008 to 2012. Again,
क्वेश्चन के अंदर उसने खुद ही बता दिया कि द पिक्टोग्राम इलस्ट्रेट्स, और बसेस की बात की, वही जो मैं एग्जांपल दे भी रहा था आपको कि बसेस ही यहाँ पे ड्रॉ भी कर दी हैं, इसी को हम कहते हैं कि ये आपका पिक्टोग्राम है। याद रखें पिक्टोग्राम की एक सबसे स्पेशल बात यह है कि जहाँ भी पिक्टोग्राम आपको बताया जाएगा, किसी डिस्प्ले डाटा को किया जाएगा, तो लाजमी साथ में एक लाइन ऐसी मेंशन की जाएगी जिसके बारे में कि ये एक पिक्चर कितने को रिप्रेजेंट करती है। इसको हम कहते हैं लेजेंड, लेजेंड ऑफ पिक्टोग्राम की। ये आपको वो इन्फॉर्मेशन बताएगा कि लेट सपोज अगर एक एप्पल की पिक्चर ड्रॉ हुई है तो वन एप्पल इज इक्वल टू हाउ मैनी, मतलब वो एक आपको एक एग्जैक्ट फिगर बता देगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ईच बस रिप्रेजेंट्स 40,000 बसेज, यानी यहाँ एक बस का मतलब सिर्फ एक बस नहीं है, बल्कि एक बस डिस्प्ले के अंदर 40,000 बसेज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो देखें 2008 की अगर हम बात करें तो 40,000 प्लस 40 80 प्लस 40 120, और ये हाफ बस का मतलब क्या होगा। अब यहाँ देखें, यही मैं आपसे बात कर रहा था, पिक्टोग्राम रियल डाटा आपको नहीं बताता एग्जैक्ट डाटा, यहाँ पे आपको बात को समझना पड़ता है खुद से कि 3 अगर बसेस जो कंप्लीट हैं तो दैट मीन 40,000। अगर एक बस हाफ कर दी गई है तो 40,000 का हाफ क्या होता है 20,000, दैट मीन ये जो लास्ट बस है आपके पास ये कितने के इक्वल है 20,000। अब 2008 की अगर बात करें तो 40 प्लस 40 80 प्लस 40 120 और प्लस 20 1,40,000, ये आपके पास 2008 की बसेस हैं। इस डाटा को अगर डिस्प्ले की फॉर्म में ना ड्रॉ करते तो कितना मुश्किल था कि 1,40,000 बसेस का डाटा आप रिप्रेजेंट करते 2008 के अंदर। तो पिक्टोग्राम या डिस्प्ले जो होता है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमें एक लार्ज नंबर ऑफ डाटा को डिस्प्ले करने में बड़ी आसानी के साथ। अब आपने क्या करना है कि आपके पास डिफरेंट ईयर्स का डाटा यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया गया, आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछें कि आपकी इंटरप्रिटेशन क्या है। फर्स्ट 2 पार्ट्स मैंने यहाँ पेश कर दिए, पिक्चर मैंने वहीं बुक की पेश की थी टू मेक श्योर कि आपको बुक की जो वो सेंस है क्वेश्चन की वो वही फील हो और आप उसको सॉल्व कर सकें। अब कहा जा रहा है कि 2008 से 2012 तक इतने नंबर ऑफ बसेस जो हैं वो रजिस्टर्ड हुई हैं रजिस्ट्री ऑफ व्हीकल्स के साथ। एक ऑफिस है जहाँ पे आपको जाके अपनी कोई भी जो आपकी व्हीकल है वो रजिस्टर करनी होती है। अब हमसे कुछ पार्ट पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट देख लें, इन विच ईयर वॉज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बसेज रजिस्टर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल बताएं वो कौन सा साल था जिसमें सबसे ज्यादा बसेज रजिस्टर्ड हुई। एस्टिमेट द नंबर ऑफ बसेज रजिस्टर्ड इन दैट ईयर, और साथ में ये भी बताएं एस्टिमेशन कि आपके पास आपको क्या लगता है कि कितनी नंबर ऑफ बसेज रजिस्टर्ड हुई है। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, नजर आ रहा है आपको डिस्प्ले के थ्रू कि 2012 इज द ईयर जब आपके पास सबसे ज़्यादा बसेज रजिस्टर्ड हुई हैं। अब दो तरीके हैं, एक तो ये कि 1 2 3 4 5 6 6.5, यानी आपके पास 6.5 बसेज हैं और एक बस इक्वल है 40,000 के, तो 6.5 को 40 से मल्टीप्लाई कर लें तब भी आ जाएगा, या सिंपल काउंटिंग कर लें 40,000 प्लस 40 80 80 प्लस 40 120 120 प्लस 40 160 160 प्लस 40 2 लाख 40,000 और ये 20 है तो 2,60,000। तो बड़ा सिंपल सा है। जब इसका सोल्यूशन मैं लिखूंगा फर्स्ट पार्ट का मैं यही लिख देता हूँ, एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा कि इन 2012, यानी पहली बात का आंसर ये हुआ कि 2012 में सबसे ज़्यादा बसेज रजिस्टर्ड हुई थी और कितनी थी वो 2,60,000 बसेज वर रजिस्टर्ड। यानी एक ही लाइन में आपने दोनों बातों का आंसर कर दिया कि किस साल में सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड हुई हैं और कितनी रजिस्टर्ड हुई हैं, वो एक ही लाइन में आपका आंसर आ गया। सो बहुत सिंपल है, मैंने बताया था कि जस्ट बेसिक्स हैं आपकी, यहाँ पे आपको बात की समझ कितनी आती है ये देखना ज़रूरी है, बिकॉज ये इस वक्त ज़रूरी समझना क्यों है कि ये चीज़ें आगे जाके अप्लाई होंगी एक्सरसाइज 9C और 9D के अंदर, जहाँ पे आपको ऐसे ही पिक्टोग्राम या बार ग्राफ आएंगे, उसकी बेस पे आपने एवरेजेस और बाकी चीज़ें फाइंड करनी होंगी। सेकंड पार्ट है एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ बसेज रजिस्टर्ड फ्रॉम 2008 2012 के 2008 से 2012 तक कंप्लीट कितनी बसेज रजिस्टर्ड हुई, टोटल नंबर उनका बता दें। तो इसके सोल्यूशन में आ जाते हैं, दैट इज़ टोटल बसेज। अब आप 1 बाय 1 ईयर के हिसाब से इसको ऐड करते जाएं, यहाँ भी यही कर सकते हैं 1 2 3 3.5, यानी पहले 3.5 को मल्टीप्लाई कर लें और फिर उसको आप ऐड मल्टीप्लाई बाय 40,000 करें और बाद में आप 1 बाय 1 सबको ऐड करके अब बता सकते हैं टोटल। एक तरीका ये है, एक ये है कि सिंपल काउंटिंग कर लें 40 प्लस 40 80 80 प्लस 40 120 120 और ये वाला आपका हाफ था तो ये 20 है, दैट मीन्स 1,40,000। तो आप लिख लेंगे 1,40,000 प्लस 1 2 3 4 4 कंप्लीट, तो 4 4 16 यानी 1,60,000 प्लस 2010 में 1 2 3 4 प्लस 20 1,80,000। ये बहुत सिंपल है, जैसा आपको कैलकुलेशन करनी है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। 2011 में 40 80 120 160 200 एंड 220,000 और 2012 तो अभी आपने काउंट की थी कि 2,60,000 बनता है। अब ये टोटल नंबर ऑफ बसेज हैं इन ईच ईयर, जब इसको आप ऐड कर देंगे 140 प्लस 160 ये तो इक्वल टू आ जाएगा 3 लाख
4,80,000, 4,80,000 में ये 20 ऐड करेंगे 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 7 एंड 8 9,60,000। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर भी आप कर सकते हैं और वैसे ज़ुबानी भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। सो 9,60,000 बसेज वर रजिस्टर्ड फ्रॉम 2008 टू 2012। ये फर्स्ट 2 पार्ट्स थे। अब मैं यहीं पे बाकी 2 पार्ट्स भी डिस्प्ले कर देता हूँ और फिर हम उनको सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 देखें। इन 2010 द रजिस्ट्रेशन फी फॉर ईच बस वॉज $1,000। एस्टिमेट द टोटल अमाउंट द रजिस्ट्री ऑफ व्हीकल्स कलेक्टेड इन दैट ईयर। पूछ के रहा है कि 2010 में टोटल कितनी अमाउंट कलेक्ट की होगी रजिस्ट्री ऑफ व्हीकल्स ने अगर एक बस रजिस्टर्ड करने की जो फ़ी थी वो थी $1,000। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन में आ जाएं। आप ये देखें कि बसेस कितनी रजिस्टर्ड थी। तो पहले आप लिख लें टोटल अमाउंट। अगर एक बस की अमाउंट है $1,000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने नंबर ऑफ बसेस रजिस्टर्ड हुई हैं, 40, 80, 120, 160 और 180। 1,80,000 बसेस वर रजिस्टर्ड और एक बस की फीस है $1,000। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो डॉलर में ही अमाउंट आएगी। बड़ा सिंपल है, 18 1s are 18 और बाकी ये 3 zeros जो हैं ये इसके साथ ऐड हो जाएंगे। दैट मीन ये आपके पास अमाउंट आ जाएगी डॉलर्स के अंदर। ये टोटल अमाउंट है जो कलेक्ट हुई रजिस्ट्री ऑफ व्हीकल्स के अंदर 2010 में। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर जो 1 का 4th पार्ट है उसकी तरफ। Okay, estimate the percentage increase in the number of buses registered from 2011 to 2012। बड़ा सिंपल है कि ये बताएं कि 2011 से 2012 में कितने % का इंक्रीज़ आया नंबर ऑफ बसेस में, कितनी एक्स्ट्रा बसेस जो हैं वो रजिस्टर्ड हुई हैं। यहाँ भी आप सोल्यूशन में आ जाएंगे। परसेंटेज इंक्रीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना होता है कि किस मतलब ईयर से किस ईयर तक आपने इंक्रीज़ चेक करना है। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है कि आप 2011 से 12 का इंक्रीज़ देखने जा रहे हैं। तो फॉर्मूला जो बनेगा परसेंटेज इंक्रीज, जो इससे पहले आपने पढ़ा था कि चेंज इन वैल्यू डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। अब चेंज इन वैल्यू का यहाँ मतलब क्या है कि बसेस इन 2012 कि 2012 में कितनी बसेस थी, इसमें से अगर आप 2011 की बसेस को माइनस कर देंगे बसेस इन 2011 और ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे किससे इंक्रीज की बात हो रही है 2011 से, तो उसी से डिवाइड भी करना पड़ेगा आपको। जिस एरिया से या जिस ईयर से आप इंक्रीज देख रहे होते हैं जिस चीज़ का, उसी से आपको डिवाइड करना होता है। मल्टीप्लाई बाय 100 तो जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, परसेंटेज में। अब आप यहाँ देख लें, यहाँ ज़रा 2011 में कितनी बसेस थी, 40, 80, 120, 160, 2,20,000। यहाँ अपने पास नोट डाउन कर लें। और यहाँ कितनी बसेस थी, 2,60,000। ये भी आप पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, 2,60,000। अब 2,60,000 से जब 2,20,000 आप माइनस करेंगे तो आपके पास बचता है 40,000। बड़ा सिंपल है। तो यहाँ जब माइनस किया तो ये आ गया 40,000, दोनों को माइनस करने से, और डिवाइड में 2011 में बसेस हैं 2,20,000, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 और साथ में परसेंटेज कटिंग हो सकती है। ये जो आपके 4 zeros हैं इन 4 zeros से कैंसिल हो जाएंगे। 4/22 मल्टीप्लाई बाय 100 अगेन कटिंग हो सकती है। 2 2s are 4, 2 11s are 22। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 100 इज डिवाइडेड बाय 11, मतलब 200/11% इज इक्वल टू, जब इसको आप डिवाइड करके मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कैलकुलेटर आपको अलाउड है, आप यहाँ पे ला सकते हैं। आप जस्ट सिंपली आप डिवीजन कर लें। ये क्या है, 200 डिवाइडेड बाय 11, यू विल गेट 18.18%। और यही वो इंक्रीज़ है जो आपको फाइंड करना था। ये था आपका 4th पार्ट का आंसर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। 4 पार्ट थे, हमें डिस्प्ले दिया गया, उसकी बेस पे हमसे क्वेश्चन पूछेंगे कि हमने क्या इंटरप्रेट किया, क्या हमारी अंडरस्टैंडिंग थी कॉन्सेप्ट की, उसकी बेस पे हमने ये आंसर्स किए हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, द टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले वॉलीबॉल, बास्केटबॉल एंड टेनिस रिस्पेक्टिवली। 3 तरह की गेम्स हैं। हमें यहाँ पे एक पहले टेबल बना के दिया गया। टेबल क्या होता है ये याद रखें, टेबल ऑर्गेनाइजेशन है। जो हमने डाटा के शुरू के जो 4 हमने बात की थी कि कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन, उसमें जब भी टेबल आपको नजर आएगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन होती है। हमें तरतीब से चीज़ सेट करके दी जाती है। अब उसी के नीचे देखें लिखा हुआ है नंबर जो पार्ट 1 जो इसका आपके पास जो है पार्ट है, कंप्लीट द पिक्टोग्राम, कि आपको पिक्टोग्राम कंप्लीट करना है। अब एक यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था, पिक्टोग्राम के अंदर एक लाइन लिखी होती है जो जिसको लेजेंड कहते हैं, जो आपको बताती है कि एक पिक्चर कितने को रिप्रेजेंट करे। लिखा हुआ है ईच सर्कल रिप्रेजेंट्स 10 स्टूडेंट्स, यानी एक सर्कल का मतलब यहाँ पे कितना है, 10 स्टूडेंट्स। अब जस्ट आपने क्या करना है, बुक पे ही अगर आप क्वेश्चन नोटबुक पे कर रहे हैं कि स्पोर्ट आप देख लें, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस, उसकी बेस पे पिक्टोग्राम कंप्लीट करें। वॉलीबॉल खेलने वाले कितने लोग हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं। एक सर्कल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को, तो आप कितने सर्कल्स लगा देंगे, 2 3 4।
बिल्कुल सिंपल आपने सर्कल ड्रॉ कर देना है, चाहे तो आप इसको फिलअप भी कर लें, इसी कलर से ड्रॉ करें, इसी कलर से फिलअप कर लें, जस्ट टू मेक श्योर कि आपकी पिक्चर ज़रा जो है वो अट्रैक्टिव हो। बास्केटबॉल 60 स्टूडेंट्स खेल रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास जो सर्कल्स होंगे वो 6 हो जाएंगे, 4 5 6। नाउ दीज 6 सर्कल्स रिप्रेजेंट कि आपके पास बास्केटबॉल खेलने वाले 60 स्टूडेंट्स हैं। और लास्ट में टेनिस 50, तो 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे आपके पास एक सर्कल पहले ड्रॉ हुआ था, 4 आपने और कर लिए 50। तो ये आपके पास पिक्टोग्राम जो है वो कंप्लीट आपको बता रहा है कि आपने आपका पिक्टोग्राम आपके डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्ले की फॉर्म में। तो सेकंड पार्ट है फाइंड द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले वॉलीबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले टेनिस। जस्ट आपको रेशो बतानी है, रेशो के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। रेशो कंपैरिजन होता है बेसिकली आपकी दो सेम तरह की चीज़ों के अंदर, आप जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं वो गेम खेल रहे हैं, तो वो सेम ही बात हुई, आपके डिफरेंट गेम्स तो हैं लेकिन वो गेम्स में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो सेम है इस बात को। तो रेशो हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो वॉलीबॉल खेलते हैं, उसकी रेशो हमने ये चेक करनी है कि कितने स्टूडेंट्स जो टेनिस खेलते हैं। तो बड़ा सिंपल है, जब आप रिक्वायर्ड रेशो जो आपके पास चाहिए, आपको रिक्वायर्ड रेशो इज इक्वल टू, सबसे पहले किसकी बात की गई, वॉलीबॉल, कितने लोग वॉलीबॉल खेलते हैं 40, डिवाइड बाय, रेशो को हम या डिवाइड की फॉर्म में लिखते हैं या फिर डॉट की फॉर्म में मैं लिखवा देता हूँ वो भी। और कितने लोग जो टेनिस खेलते हैं 40/50, इसको ऐसे लिख सकते हैं या आप लिख सकते हैं 40:50। अब सिंपल रेशो में कटिंग हो सकती है, यहाँ भी 0 और 0 कैंसिल, ये 0 और 0 कैंसिल। तो आप जब रेशो लिखेंगे तो आप लिखेंगे 4/5 और 4:5। ये आपके फर्स्ट 2 पार्ट जो है यहाँ सॉल्व हो गए। अब जो नेक्स्ट इसके पार्ट है वो मैं यहीं पे आपको लिख देता हूँ और फिर उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके, थर्ड पार्ट, फर्स्ट पार्ट में पिक्टोग्राम कंप्लीट किया, सेकंड पार्ट में आपने रेशो फाइंड की। थर्ड पार्ट ये कहता है कि एक्सप्रेस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले टेनिस एज अ परसेंटेज ऑफ दैट हु प्ले बास्केटबॉल। अब यहाँ परसेंटेज की बात आ गई है, तो आपने रिक्वायर्ड परसेंटेज की जब फार्मूला अप्लाई करेंगे, आप किन दो चीज़ों की बात हो रही है आपकी, टेनिस की और बास्केटबॉल। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज जो आपकी होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें कितने लोग हैं जो टेनिस खेल रहे हैं 50, डिवाइड बाय बास्केटबॉल कितने लोग खेल रहे हैं 60। क्योंकि परसेंटेज फाइंड करनी है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया जाएगा, तो आंसर परसेंटेज में आएगा। 0 0 से कैंसिल हो जाता है, 5/6 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 500/6 और साथ में आ जाएगा परसेंटेज। कैलकुलेटर आपको अलाउड है, कैलकुलेटर अलाउ होने की वजह से मैं यहाँ पे आपको क्लास 6 के अंदर ये चीज़ इस तरह सॉल्व करवा रहा हूँ कि 500 डिवाइडेड बाय 6 करने से आपको डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी, ताकि आपकी कैलकुलेशन में तो टाइम वेस्ट ना हो, आपको कैलकुलेटर यूज़ करना भी आपको आ जाएगी, कैसे डिवीजन का सिंबल कौन सा होता है, कैसे आपको डिवाइड करना है, और जो आंसर आया आप उसे आप सिंपली लिख देंगे 83.3 और यही आपका आंसर है, साथ में परसेंटेज का साइन। आप कैलकुलेटर के अंदर आपकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो डेसिमल के अंदर आती हैं, मिक्स नंबर नहीं होता, मतलब 83.3 को अगर आप उसमें चेंज करेंगे तो 83 1/3 बनता है। कैलकुलेटर पे आपको डेसिमल ही आती है, डेसिमल वैल्यू आप लिख दें, ये आपकी बिल्कुल ठीक आंसर माना जाएगा, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, जिसमें आपके अगेन एक आपको टेबल दिया गया, उसकी बेस पे डिस्प्ले आपने किया, यानी अब आपको ऑर्गेनाइजेशन तक आपको स्टैट्स की फॉर्म में समझा देनी चाहिए कि ऑर्गेनाइज डाटा अगर मिले तो उसे हम कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं और फिर उससे हमारा मतलब या उसकी इंटरप्रिटेशन हम कैसे निकालते हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। Question number 3. The table shows the number of copies of a newspaper distributed to households in each year from 2008 to 2012. Use a bar graph to illustrate the above information. अब अगेन आपको देखें टेबल दिया जा रहा है। टेबल क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन, यानी आपको 2008 से 2012 तक एक ऐसा टेबल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में बता दिया गया कि 2008 से 2012 तक कितनी न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं। अब उनको आपने डिस्प्ले करना है, और किसके थ्रू डिस्प्ले करना है, बार ग्राफ के थ्रू। तो सोल्यूशन में आके फर्स्ट ऑफ ऑल अब यहाँ पे आपको कुछ भी और कोई डाटा आपको लिखना नहीं है, कुछ भी नहीं, जैसे आपको बार ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ के लिए आपको एक्सेस ड्रॉ करने होते हैं, पहले भी मैं शुरू में आपको बता चुका हूँ। एक्सेस आपके वर्टिकल एक्सेस को आप कहते हैं वाई एक्सेस, हॉरिजॉन्टल को आप कहते हैं एक्स एक्सेस। सो यहाँ एक्सेस के लिए आपको एरो हेड वाली लाइन चाहिए, वो मैंने यहाँ से पिक कर ली है। अब आपके यहाँ पे एक्सेस ड्रॉ करने लगा हूँ मैं। ये लेट सपोज आपका एक्सेस है वाई एक्सेस, जिस पे आप अपना डाटा रिप्रेजेंट करेंगे, और यहीं से आप एक लाइन लगा लें हॉरिजॉन्टली जो आपका एक्स एक्सेस होता है। अब दो तरह का डाटा आपके पास यहाँ पे गिवन है, ये यहाँ पे टेबल के फॉर्म में लिखा हुआ है ईयर और नंबर ऑफ कॉपीज इन 1000, यानी 250 यहाँ पे लिखा हुआ है। ये 250 कॉपीज नहीं है, इन 1000 का मतलब है कि 250,000 है, 2,50,000 कॉपीज आपने 2008 में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की हैं। 2009 में 275 नहीं, बल्कि आगे 3 zeros लगा लें, बिकॉज टेबल की फॉर्म में ये ब्रैकेट में लिख दिया गया इन 1000, दैट मीन ये 275,000 है, 2,75,000 बनेगा। तो ये इस तरह आपको पहले डाटा को पहले क्लियरली समझना होता है और फिर उसको प्लॉट करना होता है। अब एक्स एक्सिस पे हमेशा याद रखें जो आपका इनपुट होता है, जैसे एक्स अगर यहाँ पे और यहाँ वाई, तो एक्स
एक्स आपका इधर आएगा और वाई जो आपका आउटपुट है, जो रिजल्ट है, वो बेसिकली आपका आता है वाई एक्सिस पे। ईयर जो आपका एक्स एक्सिस पे आप ईयर को यहाँ मेंशन कर लें। अब कौन कितने ईयर्स हैं आपके पास, 2012 तक। मैं सिंपली यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ। ये 2008 की लाइन होगी, ये 2009, ये 2010, ये 2011 और ये 2012। गैप इक्वल रखना होता है यहाँ अपनी, आप इसको ज़रा मैनेज करना आपके अपने ऊपर है। और फिर अब यहाँ से याद रखें कि आपका जो ग्राफ है वो स्टार्ट जीरो से होता है। मैंने शुरू में आपको ये बात की थी कि बार ग्राफ का डिसएडवांटेज, उसकी जो एक साइड इफेक्ट है वो ये, अगर आपका ग्राफ सही ड्रॉ ना हुआ हो तो रिजल्ट जो आपका मैच करेगा, वो इंटरप्रिटेशन जो है रिजल्ट की या जो डाटा की, वो सही नहीं होगी। तो अब यहाँ पर हम ऐसा क्या करें कि हमारे पास लाइन्स ऐसी हों जिसको हम क्लियरली ड्रॉ कर सकें। मतलब हमारे पास तो नंबर चाहिए 250, 270, 290, 315। सबसे जो लेस नंबर है वो 250 है, तो सबसे बिगर नंबर है वो 315 है। तो ऐसी कौन सी हम एक वो जंप रखें जीरो से लेके। अगर जीरो से मैं 10 का रखूंगा तो ये तो लाइन जितनी मर्जी आप इसको लेंथ इंक्रीज कर लें, डाटा पूरा नहीं आएगा। 10, 20, 30, 40 और आपने जाना है 250 तक। तो दैट मीन आपको अपना जो ये गैप है इसको देखना है कि आपने कितना गैप रखना है। जो सबसे एक्यूरेट गैप आता है वो आप अगर रखें 50 का, तो आपकी लाइन बड़ी अच्छे से ड्रॉ हो सकती है। 50, 100, 150, 200, 250। यहाँ पे ज़रा डाटा की आपके लिए थोड़ा डिफिकल्टी होगी, इसलिए मैं 50 को बिल्कुल यहाँ लेस पे आधे पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये आपकी जो हाफ लाइन है ये 50 है, कंप्लीट लाइन आपकी 100 है। अगेन जो हाफ लाइन है ये आपकी 150 है, ये जो कंप्लीट लाइन है ये आपकी 200 है। अगेन ये हाफ लाइन आपकी 250 है। यहाँ पे ज़रा स्पेस कम है। आप जब इसको ड्रॉ करें तो अपनी एक जो आपका गैप होगा उसको आप 50 के इक्वल रख सकते हैं, अपनी आपकी चॉइस है, इसमें गैप का कोई ऐसा इशू नहीं है। और यहाँ पे आपका 350 यहाँ तक काफ़ी है, लेकिन वैसे चलें अपनी आसानी के लिए आप इसको ड्रॉ कर लें टिल 400। वैसे तो 350 के अंदर ही आपका जितना डाटा है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आपने ग्राफ कैसे, बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें 2008 में कितनी नंबर ऑफ कॉपीज़ आपने डिस्ट्रीब्यूट की, 250। तो 250 और यहाँ पे आप मेंशन भी कर देंगे कि डाटा किसके अंदर लिखा हुआ है, इन 1000। यहाँ ब्रैकेट के अंदर आप इस फॉर्म को इन 1000 ऐसे लिख देंगे कि ये जो डाटा है ये सिर्फ 250 नहीं लिखा हुआ बल्कि थाउजेंड्स के अंदर लिखा हुआ है। 50,000, 100,000, 150,000 ये लिखना लाजमी है। और यहाँ पे ये डाटा किस चीज़ को शो कर रहा है, जैसे यहाँ पे ईयर था तो यहाँ पे ये जो वाई एक्सिस है ये किस चीज़ का है, ये है नंबर ऑफ कॉपीज़, नंबर ऑफ न्यूज़पेपर भी लिख सकते हैं आप, नंबर ऑफ कॉपीज़ ऑफ न्यूज़पेपर। अब बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप याद रखें कि आपको लाइन चाहिए। मैं ज़रा डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो लाइन है उसका कलर चेंज कर लेता हूँ। लेट सपोज हम रेड कलर से लाइन ड्रॉ करते हैं। एक ग्राफ बनाना है, एक बार बनानी है आपने। ये 250 की लाइन है तो 250 से ऐसी 2 स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करें जो आपके ग्राफ को कंप्लीट बता दे कि ये 2008 का ग्राफ है। थोड़ा सा इसको इंक्रीज करके और यहाँ ऊपर से आप इसको मैच कर देंगे। नाउ दिस इज़ अ ग्राफ दैट शोज, अगर आप डाटा ना भी आपके सामने होता, सिर्फ ये डिस्प्ले आपको मिलता बार ग्राफ में, तो आप बताते कि 2008 में 250,000 कॉपीज सोल्ड हुई हैं। ऐसे ही आपने 1 बाय 1 ड्रॉ कर देना है। 275, 250 और 300 के मिड में आएगा। दैट मीन्स यहाँ से आपने लाइन ड्रॉ करनी है, स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करके इसको स्केल के साथ रख के इसको मैच कर देंगे। और बाद में अगर आप चाहें तो इसको अंदर से आप फिल भी कर सकते हैं, मतलब इसको अगर आपने पूरा शेड करना है तो अंदर से फिलिंग भी इसकी की जा सकती है कलर्स के साथ, कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है। ये बार ग्राफ 2009 का हो गया। 275, 290 हुई थी 2010 में। 290 विल बी वेरी मच नियर टू 300, इस लाइन के बिल्कुल करीब से आप लेके आएंगे, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा जस्ट। और ये आपकी 2010 की कॉपीज़ यहाँ पे शो हो जाएंगी। ये आपका थर्ड बार ग्राफ आ गया। फिर 2009 से 2010 के बाद 2011 में 315 का मतलब है 300 से थोड़ा सा ऊपर, बिल्कुल माइनर सा। आप यहाँ से आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो दिस विल बी 315। और अब अगर आप चाहें तो इसके अंदर मेंशन भी कर सकते हो, मैं करवा भी देता हूँ आपको। और लास्ट में रह गया 2012 जब 280 कॉपीज सोल्ड हुई थी, 275 से थोड़ा सा ऊपर और 290 से नीचे। दैट मीन ये आपकी लाइन जो होगी ये आपको बताएगी 280 आपकी कॉपीज सोल्ड हुई हैं। और बार ग्राफ के दरमियान में थोड़ा सा गैप रखना होता है आपको, ताकि आपको डाटा का जो है वो डिफरेंस समझ आता रहे। यहाँ दोबारा देख लें, ये जो पहली लाइन है ये किसको शो कर रही है, 250 को। इसके ऊपर यहाँ मेंशन कर दें। ये लाइन कितने को शो कर रही है, 275 को। चेक भी कर लें, मैच यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो 275 को मैच होनी चाहिए। ये लाइन 290 को, ये वाला जो ग्राफ है ये 315 को, और ये जो बार है ये करेगी 280 को। तो दैट मीन ये आपका वो बार ग्राफ के फॉर्म में आपने डिस्प्ले कर दिया क्वेश्चन नंबर 3 को। जो डाटा आपको गिवन था ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, उसको आपने एक डिस्प्ले के अंदर रिप्रेजेंट किया। अब अगर ये आपके पास टेबल ना हो, किसी स्टूडेंट को अगर सिर्फ ये डाटा दिखाया जाए डिस्प्ले की फॉर्म में, ये बार ग्राफ दिखाया जाए तो बड़ा ईजिली समझ जाएगा। ये लिखा हुआ है ईयर और वहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ कॉपीज़, वो समझ जाएगा कि 2008 का जो ईयर था उसमें 2,50,000, ये साथ में लिख भी दिया कि इन 1000 की बात हो रही है, तो 2,50,000 कॉपीज़ डिस्ट्रीब्यूट की गई थी
थी। सो ये थे फर्स्ट 3 क्वेश्चन। या मैं ज़रा वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 4, 5, 6 मैं नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड कर दूंगा, जस्ट टू मेक श्योर कि आपके लिए वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो, आपको देखना आसान हो। आई होप जितना भी कॉन्सेप्ट है स्टार्ट से लेके अभी तक आपको समझ आ चुका होगा। तीनों क्वेश्चन हमने ऐसे किए जिसमें आपने पिक्टोग्राम भी देख लिया, बार ग्राफ भी देख लिया, खुद से ड्रॉ भी कर लिया और इंटरप्रिटेशन भी देख लिया। क्वेश्चन अगर आए तो हम उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। स्टिल कोई ऐसी बात जो आपने पूछनी हो कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। अदर देन दैट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।